हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, जो है वायु। उससे पहले आपको एक बात याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वायु क्या होती है? हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर से वायु की घनी चादर है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ये जो है, ये है वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। पेड़ पौधे विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, ठीक है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है, ठीक है। कुछ सूर्य की अतिनील किरणें होती है तो उनकी भी रक्षा हमारी कैसे होती है? जो वायुमंडल की चादर है, जैसे कि ओजोन लेयर, उससे क्या होता है? हमारी रक्षा होती है सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से जो हानि हो रही है वो। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, ठीक है। अंततः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर रहने योग्य किसके वजह से है? कि ये जो वायु राशि है उसके वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी है, ठीक है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो सकती है कि इस पर रहना असंभव होगा। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है तब क्या होता है? इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापमान कहते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मात्रा अगर बराबर होगी या उसी मात्रा में होगी जितनी चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है, गर्मी के लिए और ठंड के लिए भी, ठीक है। और अगर उसका वो अगर बढ़ जाए वातावरण में, वो बढ़ रहा है क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो गर्मी को रोक के रख रहा है। जैसे ग्रीन हाउस में हम लोग यूज़ करते हैं कुछ गैसेस, वैसे ही तो वैसे ही प्रभाव वो पृथ्वी पर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन बोलते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। तो क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्थल में वृद्धि होगी, क्योंकि वो पानी सारा कहाँ पे अल्टीमेटली जाता है? वो समुद्र में ही जाता है, ठीक है। और तटीय क्षेत्रों में क्या हो सकती है? बाढ़ आ सकती है। और फिर वो पानी खत्म होने की वजह से क्या होती है? सपोज अभी हिमालय की नदियाँ वो अगर पिघल गई तो क्या होता है? वो 12 महीने वो चलती हुई नदियाँ हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब सूखा भी पड़ सकता है। तो दोनों भी चीज़ें हो सकती है, तो ये बहुत बुरा हाल कर सकती है पृथ्वी का। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो हो रहा है तो वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, ठीक है। इसका अल्टीमेटली वही परिणाम हो सकता है, ठीक है। वायुमंडल का संगठन देखो अभी कैसे है। वायुमंडल का संगठन, क्या आप जानते हैं वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, ठीक है। वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये 2 गैसें तो वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग कवर करती है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन। ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन, ठीक है। इन गैसों के अलावा भी क्या क्या है? धूल के छोटे कण, वो भी हवा में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन लगभग 78% है। मतलब पूरे वायुमंडल का देखें तो 100% में से 78%, मतलब 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93% आर्गन है, और बाकी सभी जो है वो 0.04 में आते हैं, जबकि छोटे छोटे कण भी जो है धूल के वो भी 0.04 में ही आते हैं, और बाकी जो बचे हुए गैसेस। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, ठीक है। वो तो हमें पता ही होगा, ठीक है। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वो क्या करते हैं? वायु से नाइट्रोजन लेते हैं। क्या करते हैं? वो जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको बदल देते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों को इसका
उपयोग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली, ऑक्सीजन दूसरी गैस है जो सेकंड नंबर पे जो 21% है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हरे पादप क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जो पेड़ है उनसे भी हमें ऑक्सीजन मिलता है, ताकि वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में वो उसका जो उत्पाद निकलता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन, उन उत्पादों में से एक। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, और यदि हम वृक्ष काट देंगे तो इसका संतुलन बिगड़ सकता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैस है जो हरे पादप अपने भोजन के रूप में उपयोग करती है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वापस देते हैं। मतलब इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये संतुलन बना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और सेम पौधे जो है वो उल्टी चीज़ करते हैं। उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। परंतु यह संतुलन जो है वो कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों से जलने की वजह से गड़बड़ा जाता है, और वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, बढ़ा हुआ आयतन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु जो है उनको प्रभावित करा देता है। मतलब डेली और जो कुछ महीनों के अंतराल पर होता है जलवायु, तो उसको प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ न्यूज़ है, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। क्या आप जानते हैं, मैं देखते हैं। जब वायु गर्म होती है तो क्या होती है, फैल जाती है। गर्म होने के बाद ऐसे 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 फैल जाती है, और हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। फिर ठंडी वायु सघन और भारी होती है तो वो नीचे ही रहती है। ठीक है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान पर आ जाती है। मतलब ऐसे ये ऊपर उठेगी तो यहाँ पे खुला जगह रहेगा, तो यहाँ से ठंडी हवा यहाँ पे आएगी आजू बाजू से। ठीक है, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, वायु चक्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों से बना है, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, जो 6th क्लास एनसीईआरटी में हुआ था। कितने हैं परत, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं अभी। क्षोभमंडल क्या है, ये क्षोभमंडल, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी वायु उपस्थित है तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिर ये मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे कि वर्षा, कुहरा, ओलावर्षण, बाकी सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, यहाँ पे ही होती है। ठीक है, बाद में क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल क्या है, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग जो समताप मंडल कहलाता है, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, यहाँ से ही हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं, और ये आदर्श लेयर मानी जाती है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन लेयर की परत होती है, और यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो जो भी बिजली, बारिश, ये वो सब चीज़ें हैं, तो वो कहाँ पे घटित होती है, वो क्षोभमंडल में होती है। उसके ऊपर क्या है, समताप मंडल। उसका महत्व क्या है, हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली वगैरह कुछ होती नहीं है, निचले लेयर में होती है। और दूसरी चीज़ इसकी क्या है, 50 किलोमीटर है, और ओजोन गैस इसमें पाई जाती है। ठीक है, फिर है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, 80 किलोमीटर होती है, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाह्य वायुमंडल। उसमें क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्या होता है, कब होता है। ठीक है, आयन मंडल में इस परत का भाग है। ठीक है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक है। फिर रेडियो संचार वगैरह इसमें होता है,
और रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा क्या होती है, पुनः पृथ्वी पर परावर्तित होती है। और बहिर्मंडल जो सबसे 5वीं लेयर है, लास्ट वाली ऊपर की, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पर होती है। ठीक है, अभी ये डायग्राम देखते हैं। ये देखो, अब शोभा मंडल है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, ये एक शोभ सीमा। उसके बाद में समताप मंडल, जहाँ पे ओजोन है, हवाई जहाज यहाँ पे उड़ते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है, समताप सीमा, फिर ये मध्य मंडल, फिर ये मध्य सीमा, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, उसके बाद है मौसम और जलवायु। ठीक है, तो मौसम और जलवायु क्या है, जो बेसिकली हम लोग ने पहले देखा था, वो भी डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। तो क्या है, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी। कितनी बार हम अपने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच को भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। ठीक है, तो ऐसे होता है ना कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। क्या होती है, मौसम क्या होता है, प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन। ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मौसम बदल गया, ये बदल गया। ठीक है, जैसे कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे, क्योंकि मौसम बार बार बदलता रहता है, हर एक मिनट में, हर एक घंटे में, हर एक दिन में मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। फिर आर्द्र व गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्लाउड जमा हुए होंगे पूरे और गर्मी हो रही होगी, तो क्या होता है, सब लोग चिड़चिड़े बन जाते हैं उस टाइम। और अच्छा हवामान मौसम हमें आनंद देता है, जैसे कि घूमने जाने के लिए भी हम लोग तैयारी करते हैं। जैसे कि यूरोप में कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा हवामान होता है, या 23.5 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा रहता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन उष्णकटिबंधीय एरियाज़ में क्या होता है, थोड़ा सा हमें इतनी प्रेरणा नहीं मिलती कि हम लोग कहीं घूमने जाए इतनी कड़ी धूप में। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है, मतलब बहुत दिनों तक वैसे ही चला तो उस जगह की जलवायु है वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो मौसम से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। तो देखो, अगर पूरी अगर की तो क्या हो जाएगा, हम लोग 1 सेकंड में जल जाएंगे। नेक्स्ट है, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। क्या है, वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि तापमान वो सिर्फ बढ़ा हुआ, वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है मौसम या वायु, तो उससे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, तापमान, कि आज तापमान बहुत ज़्यादा है, आज तापमान कम है। ठीक है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ठीक है, जैसे कि जब ठंडी का मौसम हो तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी कम लगती है, चाहे वो दोपहर के 12 क्यों न बजे हो। ऐसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। क्या, आतपन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं, आतपन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तापमान के वितरण को कौन प्रभावित करता है, आतपन। आतपन क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो क्या पृथ्वी द्वारा बांधे रखी जाती है। ठीक है, फिर आतपन मतलब सूर्यातप। ठीक है, सूर्यातप बोल सकते हैं कि मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटती जाती है। मतलब यहाँ पे सीधे किरणें पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सीधे किरणें पड़ती है और यहाँ पे ऐसी तिरछी पड़ती है, तो थोड़ी कम ऊष्मा इन्हें मिलती है। जैसे जैसे विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाए तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारी जो सूर्यातप की मात्रा है जो पृथ्वी को मिलता है, सूर्यातप मतलब सूर्य से आने वाली किरणें, तो वो क्या हो जाती है, कम कम होती जाती है जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाए। ठीक है, उसके बाद ये देखो डायग्राम है, ये क्या है, तापमापी है जो तापमान नापता है। फिर वायु दाबमापी जो वायु दाब को मापता है।
फिर है वर्षामापी, जो वर्षा को मापता है, और वात दिग्दर्शी, जो पवन की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, फिर है, अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से ढका क्यों है, मतलब दोनों भी ध्रुव। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो क्या होगा, यह इतनी गर्म हो जाएगी कि कुछ फसलें नहीं उग सकेगी, और गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो सकते हैं। ठीक है, और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो सकती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, और जिससे नगर का तापमान बढ़ जाता है। तो क्या बताया है, नगर के भीड़ वाले जो ऊंचे भवन होते हैं वो क्या करते हैं, वायु को रोक लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उस नगर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर क्या है, फिर है वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। ठीक है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। अभी भी किसी ने देखा होगा करके कैसे होता है क्या। ठीक है, यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर क्या करता है, विपरीत बल लगाता है। ठीक है, फिर है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है, पृथ्वी की सतह पर, मतलब ये पृथ्वी है, उसकी सतह पर वायु के द्वारा जो भार लगाया जाता है, ठीक है, वायुदाब कहलाते हैं। उसको क्या कहलाते हैं, वायुदाब कहलाते हैं। फिर वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, मतलब जहाँ जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाए तो वैसे वैसे क्या होता है, दाब तेजी से गिरने लगता है। फिर समुद्र स्तर पर हम लोग देखें तो वायुदाब सर्वाधिक होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाए तो वो क्या होता है, घटता जाता है। फिर वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा भी प्रभावित होता है। ठीक है, क्षैतिज वितरण मतलब ऐसे, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था, और यह निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर कोई वायु रहेगी उसको तापमान ज़्यादा लगेगा तो वायु क्या होगी, हल्की होगी, और वो वायु क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ी सी हवा रहेगी, तो वो क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। निम्न दाब जो है, निम्न दाब फिर बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा है। ठीक है, निम्न दाब कहाँ पे होता है, बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, वहाँ की वायु कैसे होगी, भारी होगी। तो भारी वायु निमज्जित होकर क्या होगी, उच्च दबाव का क्षेत्र बनाएगी, मतलब ऐसे नीचे आएगी, और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होगा। ठीक है, वायु सदैव क्या करती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्रों की ओर गमन करती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं होगा। अगर वायु नहीं है तो क्या होगा, वायुदाब भी नहीं होगा वहाँ पे। तो अंतरिक्ष यात्री जो चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से क्या करते हैं, सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें इसकी कमी महसूस ना हो। और यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्तशिराएं फट जाती है। ठीक है, जिससे वो क्या हो सकते हैं, रक्तस्रावित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को क्या कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पछुआ पवन। मतलब ऐसे 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 अगर आएगी तो वो कहाँ से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, देखो, पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो कौन सी यहाँ पे देखो, डायग्राम के साथ देखते हैं हम लोग। ये क्या है, स्थाई पवने। ठीक है, फर्स्ट क्या है, स्थाई पवने, सेकंड क्या है, मौसमी पवने, थर्ड क्या है, स्थानीय पवने। ठीक है, स्थाई पवने क्या होती है, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थाई पवने होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होती है। फिर है, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। ठीक है,
फिर है मौसमी पवनें। ये देखो व्यापारी पवनें ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, ठीक है। मतलब अगर ग्रीष्म में, शीत में उनकी दिशा अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और उदाहरण के लिए भारत की मानसून पवनें जो है वो क्या है, मौसमी पवनें हैं। फिर क्या है, स्थानीय पवनें, ठीक है। स्थायी पवनें और स्थानीय पवनें में डिफरेंस है, ठीक है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है, स्थलीय व समुद्री समीर, ठीक है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? तो उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे बहती है, सपोज उत्तर प्रदेश के हो आप, तो आपको ये बात पता चली होगी कि ये लू कब होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रमुख वायुदाब की पेटियाँ कौन सी हैं, तो ये देखो यहाँ पे बताया गया है। ये जो है ये भूमध्य रेखीय निम्नदाब है और उसको डोलड्रम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें, ठीक है। मतलब उत्तर पूर्व से आकर ऐसे दक्षिण पश्चिम में जा रही है। और ये क्या है, ये दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्व जा रही है, ठीक है। फिर है उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश, उसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, उपोष्ण उच्च दाब, ठीक है। फिर सनातन पछुआ पवन है ये, और ये भी सनातन पछुआ पवन है। ये सनातन पछुआ पवन जो है, पछुआ मतलब पश्चिम से आने वाली, ठीक है, पश्चिम से आने वाली है। ये भी पश्चिम से आने वाली है, ठीक है। फिर ये क्या है, अधोध्रुवीय निम्नदाब, ये भी अधोध्रुवीय निम्नदाब है। और फिर ये क्या है, उच्च दाब, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे दाब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद है चक्रवात। क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। वो तो आपको पता ही होगा कि भारत की पूर्वी जो समुद्र तट है, तो वहाँ पे जो पश्चिमी समुद्र तट है भारत का, जहाँ पे अरेबियन सी है, उससे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो 17 और 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। कहाँ पे, ओडिशा में। फिर 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई थी, ठीक है। और ये क्या है, मुख्यतः पवन का वेग, फिर वर्षा, ज्वारीय प्रोक्षण से हानियाँ होती है, ठीक है। फिर 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितना उनका नुकसान हुआ होगा, ठीक है। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवन तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई थी। फिर विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइन भी पूरी तरह से कट गई थी। तो ये होता है चक्रवात जब आता है तो। फिर चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आई, ठीक है। फिर चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई थी और उसकी वजह से क्या होता, तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही मची हुई थी। और अचानक 7 से 8-10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आने लगी, जिसके कारण तैयार खड़ी धान जो थी वो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दक्षिण में दिशा में बढ़ा। फिर गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और फिर 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसीमा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया इसने, ठीक है। फिर इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया और इससे लगभग 1,30,000
लोग प्रभावित हुए और फिर बड़ी संख्या में पशुओं की मौत भी हो गई थी। धान सब्जियाँ वो भी उनका भी नुकसान हुआ था। फिर ज्वारीय प्रकोष्ठों से उत्पन्न जो लवणता थी तो उसकी वजह से बाद में कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र भी अनुपजाऊ हो गए थे। फिर सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए थे। फिर पारादीप और कुणा के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी लुप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद है आर्द्रता। ठीक है, जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होती है तो यह जलवाष्प बनता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता नहीं कहते। ठीक है, तो अभी समझते क्या ही है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है, ठीक है, मतलब जल जो है वो पृथ्वी और जो विभिन्न जलाशय उसकी वजह से वाष्पित होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जलवाष्प बनाते हैं पहले तो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आर्द्रता कहलाते हैं। उसके बाद है जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो इसे हम आर्द्र दिन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो जलवाष्प है वो बहुत ज़्यादा होगी तो क्या बोलते हैं, आर्द्र दिन बोलते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होगी तो वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिन में क्या होता है, कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आता है। ठीक है, और वो नहीं सूखता और हमें बहुत असहज महसूस होता है उसकी वजह से। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और फिर जलवाष्प संघनित होकर बूंदों का एक ही समूह होता है। ठीक है, और जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो समझा आपको कैसे बारिश होती है। उसके बाद में आकाश में जो भी है उड़ते हुए हवाई जेट जो है तो वो अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं। ठीक है, और इनकी अंग्रेजी अक्षरों से निकली नमी संगठित हो जाती है। ठीक है, वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संगठित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, कब दिखाई देती है, जब वायु गतिमान न हो तब। ठीक है, फिर पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण जो है वो वर्षा कहलाता है। फिर ज़्यादातर भौमजल जो है वर्षा से ही जल प्राप्त करता है। फिर पेड़ पौधे जो है संरक्षण में पौधे जल के संरक्षण में मदद करते हैं। ठीक है, फिर जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ कट जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। वैसे ही अपरदन भूस्खलन की क्रियाएं घट सकती हैं। फिर क्रियावधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, फिर ये पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान करना होता है। ठीक है, क्या होता है, धरातल जो है उसको ताज़ा जल प्रदान करने की आवश्यकता होती है। और फिर यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। समझे दोस्तों। फिर वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।